हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रुद्र अकेडमी। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज़ में ये हमारा 6th लेक्चर है। 6th चैप्टर हमारा है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। चैप्टर पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि व्हाट इज़ ट्रॉपिकल रीजन्स। ट्रॉपिकल रीजन्स को समझने के लिए हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर साउथ अमेरिका के अमेज़न बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट आर सब ट्रॉपिकल रीजन्स, और सब ट्रॉपिकल रीजन में एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमने क्लास 6th में पढ़ा था कि अर्थ को लैटिट्यूड्स के बेसिस पर टोटल 5 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड करके रखा है। फर्स्ट है टॉरिड जोन, देन नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, नॉर्थ फ्रिट्ज जोन और साउथ फ्रिट्ज जोन। आप इस मैप से देख सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल जोन है वो इक्वेटर के बहुत पास में लाई करता है। ये 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ इन लैटिट्यूड्स के बीच में लाई करता है, और इसीलिए इस रीजन को हम इक्वेटोरियल रीजन भी बोलते हैं। अमेज़न रिवर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है, वो इसी रीजन से होकर बहती है। जब नदी किसी दूसरी वाटर बॉडी से जाकर मिलती है, उस एरिया को रिवर माउथ बोलते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जो कि बड़ी नदी में जाकर मिलती हैं, उनको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ऐसे ही बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलके अमेज़न रिवर में जाकर मिलती हैं और अमेज़न बेसिन बनाती हैं। ये अमेज़न बेसिन ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के कुछ पार्ट्स तक फैला हुआ है। अमेज़न रिवर बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है। जैसा कि आपने अभी देखा कि अमेज़न बेसिन इक्वेटोरियल रीजन में लाई करता है, और इसीलिए यहाँ पर हॉट एंड वेदर क्लाइमेट रहता है साल भर। दिन और रात दोनों ही इक्वली हॉट और ह्यूमिड रहते हैं। हमने क्लास 4th में देखा था कि वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज़ कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। अगर हवा में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो हमें हमारी स्किन बहुत स्टिकी या चिपचिपी फील होती है, जैसा कि आप अक्सर मॉनसून सीज़न में महसूस करते होंगे। यहाँ पर हर रोज़ बारिश होती है और इसी की वजह से ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। दिन का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और रात में टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी बराबर बनी रहती है। क्योंकि रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है, इसलिए वहाँ पर थिक फॉरेस्ट डेवलप होते हैं। ये फॉरेस्ट इतने थिक होते हैं कि जो पेड़ होते हैं वो एक छत जैसे बना देते हैं अपनी पत्तियों से और अपने ब्रांचेस से, कि जो सनलाइट है वो ज़मीन तक पहुँच ही नहीं पाती। जो ग्राउंड लेवल है वहाँ पर हमेशा डार्क और गीला रहता है। सिर्फ कुछ ही वेजिटेशन जो कि शेड टॉलरेंट होती हैं वो ही यहाँ पर डेवलप कर पाती हैं, जैसे कि ऑर्चिड्स, ब्रोमेलियड्स, और ये एज अ पैरासाइट प्लांट यहाँ पर ग्रो होते हैं। रेन फॉरेस्ट में बहुत तरह के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। जीव जंतुओं की स्पीसीज़ को हम फौना बोलते हैं। यहाँ पर टुकन्स, हमिंगबर्ड, मकाओ जैसे पक्षी मिलते हैं। इनकी चोंच बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, जैसा कि हमें इंडिया में नहीं देखने को मिलता है। इतनी बड़ी चोंच इनको खाना खाने में मदद करती है। यहाँ पर वेरियस तरह के एनिमल स्पीसीज़ भी पाई जाती हैं, जैसे कि मंकी, स्लोथ और टाइपियर। बहुत सारी रेप्टाइल स्पीसीज़ जैसे कि क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, पाइथन्स, एनाकोंडा और बोआ कंस्ट्रिक्टर जैसे स्नेक स्पीसीज़ भी पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर 1000 ऑफ तरह के इंसेक्ट स्पीसीज़ पाई जाती हैं। सेवरल तरह की फ़िशेस पाई जाती हैं। आपने पिराना फ़िश के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक फ्लैश ईटिंग फ़िश है, वो भी यहाँ पर पाई जाती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं वो जंगल का कुछ
एरिया एक छोटा भाग साफ़ करते हैं और वहीं पर अपनी खेती करते हैं और खाने पीने की चीज़ें उगाते हैं। जो आदमी होते हैं वो हंटिंग करते हैं, फ़िश पकड़ते हैं और औरतें जो होती हैं वो फसलों का ख्याल रखती हैं। वहाँ पर मेनली पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो और टैपियोका जैसी फसलें उगाई जाती हैं। क्योंकि हंटिंग और फिशिंग बहुत ही अनसर्टन एक्टिविटीज़ हैं, इसीलिए वहाँ की औरतें जो फसल उगाती हैं, जो फल सब्जियाँ उगाती हैं, उसी से वहाँ के जो फैमिलीज़ होते हैं वो ज़िंदा रहती हैं। ये लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों का जो स्टेपल फूड है, स्टेपल फूड मतलब जो उनका मेन फूड है वो है मैनियोका। इसको कसावा भी बोलते हैं। ये ज़मीन के अंदर उगता है, जैसे कि आलू जैसे ज़मीन के अंदर उगता है वैसे ही ये उगता है। कैश क्रॉप्स जैसे कि कॉफ़ी, मक्का, कोकोआ ये भी यहाँ पर होते हैं। कैश क्रॉप्स उनको बोलते हैं जो कि बाज़ार में बेचकर पैसे कमाने के लिए उगाई जाती है, जिनकी कमर्शियल वैल्यू ज़्यादा होती है। फॉरेस्ट से वहाँ पर रहने वाले लोगों को बहुत सारी लकड़ियाँ भी मिलती हैं। रेन फॉरेस्ट में जो फैमिलीज़ होती हैं वो घास फूस की बनी एक झोंपड़ी में रहते हैं, जिसको कि मलोका बोलते हैं। इनकी जो छतें होती हैं वो ढलान वाली होती हैं। हालांकि मॉडर्न टाइम में अमेज़न बेसिन में रहने वाले लोगों का जीवन बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है। पहले के टाइम में अगर अमेज़न फॉरेस्ट में जाना होता था तो आप नदी को पार करके ही जा सकते थे, लेकिन 1970s में ट्रांस अमेज़न हाईवे बनने की वजह से रेन फॉरेस्ट ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया है। एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर का भी यूज़ किया जाता है अलग अलग जगह पर पहुंचने के लिए। वहाँ के जो इंडिजिनस पॉपुलेशन या फिर जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी उनको भी अपनी जगह से हटा दिया गया है। जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के नाम पर जो काम किया जाता है वो धीरे धीरे वहाँ के जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है रेन फॉरेस्ट की उसको ख़त्म करते जा रहा है। जंगलों के डिस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ता है कि वहाँ की जो टॉप सॉइल होती है जब बारिश होती है तो वो बह जाती है और जिसमें कि न्यूट्रिशंस होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो फॉरेस्ट वाली लैंड थी वो एक बैरन लैंडस्केप में चेंज हो जाती है। एंड बर्न एग्रीकल्चर में किसान पहले जो पेड़ पौधे या झाड़ियाँ होती हैं उनको काटकर ज़मीन को साफ़ करते हैं, फिर इसके बाद में इनको जला दिया जाता है, जिससे कि उसमें जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं या पोषक तत्व होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ़ जो धरती या भूमि है उस पर कुछ साल तक वो लोग फसल करते हैं। इस ज़मीन पर साल भर में बार बार एग्रीकल्चर करने के कारण वहाँ के जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो किसान इस ज़मीन के टुकड़े को छोड़कर कोई दूसरा टुकड़ा वैसे ही साफ़ करते हैं और फिर इस ज़मीन को छोड़ देते हैं। टाइम के साथ ही जो पुरानी ज़मीन छोड़ दी गई थी वहाँ पर फिर से पेड़ पौधे उग जाते हैं और इस तरह से ज़मीन उपजाऊ बनी रहती है। फॉरेस्ट से वहाँ पर रहने वाले लोगों को बहुत सारी लकड़ियाँ भी मिलती हैं। रेन फॉरेस्ट में जो फैमिलीज़ होती हैं वो घास फूस की बनी एक झोंपड़ी में रहते हैं, जिसको कि मलोका बोलते हैं। इनकी जो छतें होती हैं वो ढलान वाली होती हैं। हालांकि मॉडर्न टाइम में अमेज़न बेसिन में रहने वाले लोगों का जीवन बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है। पहले के टाइम में अगर अमेज़न फॉरेस्ट में जाना होता था तो आप नदी को पार करके ही जा सकते थे, लेकिन 1970s में ट्रांस अमेज़न हाईवे बनने की वजह से रेन फॉरेस्ट ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया है। एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर का भी यूज़ किया जाता है अलग अलग जगह पर पहुंचने के लिए। वहाँ के जो इंडिजिनस पॉपुलेशन या फिर जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी उनको भी अपनी जगह से हटा दिया गया है। जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के नाम पर जो काम किया जाता है वो धीरे धीरे वहाँ के जो
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है रेन फॉरेस्ट की, उसको ख़त्म करते जा रहा है। जंगलों के डिस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ता है कि वहाँ की जो टॉप सॉइल होती है, जब बारिश होती है तो वो बह जाती है, और जिसमें कि न्यूट्रिशंस होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो फॉरेस्ट वाली लैंड थी वो एक बैरन लैंडस्केप में चेंज हो जाती है। साउथ अमेरिका के अमेज़न बेसिन के बाद अब हम इंडिया के गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में देखते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलाकर जो बेसिन फॉर्म होता है उसको गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बोलते हैं। ये बेसिन सब ट्रॉपिकल रीजन में लाया करता है, जो कि 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक होता है। अगर गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में बात करें तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज़ हैं जैसे कि घग्गर, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, और ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो इनके मेन फीचर्स की बात करें तो हिमालयाज़, सुंदरबन डेल्टा, ये सब इसके मेन फीचर्स हैं। साथ ही ऑक्सबो लेक्स, इस जगह पर मॉनसून क्लाइमेट होता है। मॉनसून क्लाइमेट अपने साथ में बारिश लाता है। मॉनसून मिड जून से मिड सितंबर तक बारिश करता है। जो समर होते हैं वो गर्म होते हैं, और नेशन की अगर बात करें तो जो माउंटेन एरिया होते हैं वहाँ पर कम लोग रहते हैं, और जो प्लेन एरिया हैं वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया होते हैं, और इसीलिए वहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन ज़्यादा होता है। वहाँ के लोगों का एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन होता है। पैडी यहाँ की मेन क्रॉप होती है। उसके अलावा वीट, मेज़, सोरगम, ग्राम और मिलेट्स भी उगाए जाते हैं। कैश क्रॉप्स की बात करें तो शुगर केन, जूट, ये यहाँ की कैश क्रॉप होती हैं, और बनाना प्लांटेशन भी कुछ कुछ एरियाज़ में दिखाई देती हैं। वेस्ट बंगाल और असम में टी प्लांटेशन होता है। सिल्क वॉर्म को कल्टीवेट करके यहाँ पर सिल्क भी प्रोड्यूस किया जाता है। ये बिहार और असम के कुछ एक एरियाज़ में होता है। फॉर्म के हिसाब से यहाँ पर वेजिटेशन कवर भी चेंज होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज़ होते हैं। साथ ही यहाँ पर टीक, साल और पीपल जैसे पेड़ भी होते हैं। ब्रह्मपुत्र प्लेन में बैम्बू ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ही कॉमन है, और जो डेल्टा वाला रीजन है, सुंदरबन डेल्टा वाला जो रीजन है, वहाँ पर मैनग्रोव्स फॉरेस्ट होते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जहाँ पर कि क्लाइमेट थोड़ा ठंडा होता है और ढलान वाली जगह होती है, वहाँ पर कॉनिफेरस ट्रीज़ होते हैं जैसे कि पाइन, डिओडर, फिर ऐसे प्लांट्स होते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में बहुत डाइवर्स तरह की वाइल्ड लाइफ भी मौजूद होती है। एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकी यहाँ के कॉमन एनिमल्स हैं। वन हॉर्न राइनो ब्रह्मपुत्र प्लेन में पाए जाते हैं। डेल्टा रीजन में बंगाल टाइगर और क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। एक्वेटिक लाइफ की बात करें तो यहाँ पर रोहू, कटला और हिल्सा जैसी फ़िश फेमस हैं। फ़िश और राइस यहाँ का स्टेपल डाइट है। पहाड़ों की स्लोप्स को काटकर वहाँ पर टेरेसेस बनाए जाते हैं। टेरेसेस मतलब फ्लैट सरफेस बनाई जाती है, जहाँ पर बारिश के पानी को रोककर वहाँ पर फसल उगाई जाती है, और इसी को टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी में एक वैरायटी ऑफ डॉल्फिन जिसका नाम शूशू होता है, इसको ब्लाइंड डॉल्फिन भी बोलते हैं, ये पाई जाती है। शूशू डॉल्फिन की प्रेजेंस पानी की हेल्थ को दर्शाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में बहुत सारे टाउन्स और सिटीज़ भी बसे हुए हैं। सिटीज़ जैसे कि इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, और इन सभी शहरों की पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज़्यादा है। इन सभी शहरों से जो वेस्ट वाटर और यहाँ पर मौजूद इंडस्ट्रीज़ से जो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज होता है वो इन नदियों में मिलता है, और इसकी वजह से ये नदियाँ पोल्यूट होती जा रही हैं। इस एरिया में टूरिज़्म की बात करें तो यहाँ पर टूरिज़्म का भी बहुत पोटेंशियल है। तो यमुना रिवर पर ताजमहल मौजूद है जो कि आगरा में है।
साथ ही इलाहाबाद रिवर गंगा और यमुना के कॉन्फ्लुएंस पर सिचुएटेड है। साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार में बुद्धिस्ट स्तूपास हैं और लखनऊ में इमामबाड़ा, असम में काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा में वन हॉर्न राइनोस बहुत फेमस है और अरुणाचल प्रदेश अपने ट्राइबल कल्चर के लिए बहुत ही फेमस है। ये सभी प्लेसेस मिलकर यहाँ पर टूरिज़्म पोटेंशियल को बहुत ही ज़्यादा कर देती हैं।